हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 10th क्लास में लेक्चर 74 है ये। आज हम करेंगे बेटा इक्वेशंस को सॉल्व करने का नया मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि। पहले इसका बेसिक पढ़ते हैं। फॉर एनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, रैखिक समीकरणों के कोई युग्म आपको इसी तरह से दिए होते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे y के कोफिशिएंट को एक जैसा बना रहे हैं। आप x की भी बना सकते हो, जिस तरह से हमने एलिमिनेशन मेथड में किया था। ठीक है, तो यहाँ पे y के कोफिशिएंट को एक जैसा बनाने के लिए यहाँ पे b1 है, b2 है, तो इस सारी इक्वेशन को तो b2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस सारी इक्वेशन को b1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। a1 b2x, b1 b2y, c1 b2 इक्वल टू 0, इक्वेशन 3 आ गई है। a2 b1x, b1 b2y प्लस c2 b1 इक्वल टू 0। यहाँ पे y के कोफिशिएंट सेम है और साइन एक जैसे हैं, तो हम इन्हें घटाएंगे। घटाने का मतलब इनके साइन चेंज, ये तो कैंसिल आउट होगी। अब a1 b2 माइनस में a2 b1, साथ में दोनों में क्या है x, तो x एक तरह से कॉमन ले लिया, प्लस में c1 b2 माइनस में c2 b1। ये काम हमने किया किस लिए? यहां से हम निकालेंगे x की वैल्यू। इन दोनों ही टर्म को दूसरी तरफ लेके गए, इनके निशान पलट गए, ये माइनस की थी टर्म तो प्लस की, और ये प्लस की थी तो माइनस की। हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये सारा मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड गया डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ गई है? b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइड बाय a1 b2 माइनस में a2 b1, और इसे नाम दे दिया इक्वेशन 5 का। ये x की वैल्यू आ चुकी है, और x की वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 में पुट करके हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? y की। ये x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू हमने किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी तो हमें किसकी वैल्यू मिल गई? y की वैल्यू मिल गई। अब ध्यान से देखें तो यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशंस का सॉल्यूशन इस पे डिपेंड हो जाता है। हम अलग अलग केसेस को डिस्कस करेंगे कि कब कब गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस का नो सॉल्यूशन होगा, कोई हल नहीं होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और यूनिक सॉल्यूशन अद्वितीय हल होगा। ठीक है, केस 1 देखते हैं कि a1 b2 माइनस में a2 b1 ये 0 के बराबर नहीं है। इस केस में जरा इसको सॉल्व करें। a1 b2 इज नॉट इक्वल टू a2 b1, यहाँ इसकी साइड चेंज कर दी है। ठीक है, a1 a2 मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा डिवाइड में, और यहाँ पे b2 मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा डिवाइड में। तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई है। अगर a1 a2 b1 b2 बराबर नहीं है, देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल होगा। अब ये a1 a2 b1 b2 ये क्या थे? फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a1 था, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट b1 था, फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म c1 थी। a2x का मतलब सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2 था, सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट b2 था, और सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म c2। ये वैल्यूज हैं। हम चेक करेंगे, अगर ये कंडीशन आती है तो हमारे पास गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा। बाकी के केस और डिस्कस करते हैं। केस 2 देखिए, इफ a1 b2 माइनस a2 b1, अगर वो 0 के बराबर हो जाए तो यहां से अगर a1 b2 इक्वल टू a2 b1, a1 है a2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, और इधर b1 है b2 यहाँ गुना में है, इधर आएगा तो भाग में। मतलब ये इस तरह से रेशियो बराबर है। हमने कह दिया कि ये किसी k के बराबर है। ठीक है, यहां से इन दोनों को बराबर करते हैं और इन दोनों को बराबर करते हैं। तो देखिए, जब a1 बटे a2 k के बराबर आ जाएगा तो आर पार गुना करने पर a1 की वैल्यू क्या आएगी? k a2। ऐसे ही यहाँ पे आर पार गुना करने पर b1 की वैल्यू क्या आएगी? k b2।
अब इन दोनों वैल्यूज को हम रख रहे हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो a1 की वैल्यू हम रखते हैं k a2x, b1 की वैल्यू रख रहे हैं k b2y प्लस c1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से k कॉमन आ सकता है, k को कॉमन ले लिया। अब इसकी वैल्यू रखी है, इसकी वैल्यू कहां से रखी है? ऐसे हमारे पास इक्वेशन 2 थी। सेकंड इक्वेशन क्या थी? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इस सारे की वैल्यू क्या आएगी? c2 उधर चला जाएगा, माइनस c2। तो इसकी जगह क्या रख दिया? माइनस c2। अब यहां पे सोल्व किया तो देखो क्या है ये, माइनस c2k प्लस c1 इक्वल टू 0। माइनस c2k, c1 प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा माइनस का, c2 गुना में है, दूसरी साइड जाएगा भाग में हो जाएगा। तो c1 बाय c2 भी क्या आ गया? k आ गया। हमारे पास a1 बाय a2 तो k था ही, b1 बाय b2 भी क्या था? k था। c1 बाय c2 क्या आ रहा है? k। अगर ये तीनों बराबर आ जाएं, ठीक है, देन हमारे पास क्या होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, अगर ऐसा आता है कि ये बराबर नहीं है, c1 अपॉन c2 k के बराबर नहीं है, देन आप इक्वेशन 1 का कोई भी सॉल्यूशन ले लीजिए, वो 2 को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इन सबको कंबाइन करके हम लिख रहे हैं, देखिए जरा कैसे लिखेंगे। कंबाइन रूप में लिखे हुए हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है? व्हेन a1 अपॉन a2 बराबर नहीं आएगा b1 अपॉन b2 के, तो हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, अद्वितीय हल मिलेगा। सेकंड, व्हेन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ जाएगा, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और थर्ड वन, when a1 upon a2 equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2, then no solution, कोई भी हल नहीं होगा। सीधा डायरेक्ट ये बताती तो सही नहीं था, ये चीजें आई कैसी? इसके लिए बेटा बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब तो ये तो फॉर्मूले निकल गए हमारे पास x और y, इनको लिखने का एक आसान मेथड और है, वो देखिए अभी जो हमने x और y की वैल्यू निकाली है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट वैल्यूज ऑफ x एंड y इन दिस फॉर्म। x और y के मान हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। हमारे पास x की वैल्यू क्या आई थी? b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइड बाय a1 b2 माइनस में a2 b1। और y की वैल्यू क्या आई थी? c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइड बाय a1 b2 माइनस में a2 b1, ये आई थी। अब इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे कैसे लिख सकते हैं? जब इन दोनों को इक्वल करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आने वाली है, और जब इन दोनों को इक्वल करेंगे तो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई से y की वैल्यू आने वाली है। ठीक है, बट हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं इनको? कोई ना कोई मेथड होना चाहिए कि कैसे हमें याद रहेगा कि x के नीचे यही आएंगे, y के नीचे यही रहेंगे, 1 के नीचे यही आएंगे। उसके लिए है बेटा ये आपके पास डायग्राम। आपने x लिखना है, y लिखना है और 1 लिखना है। पहले कोफिशिएंट क्या लिखने हैं? b1 b2, फिर बीच में इन दोनों के लिखना है c1 c2, फिर यहाँ पे लिखना है a1 a2 और फिर दोबारा से b1 b2। अब क्रॉस के निशान करने हैं। क्रॉस के निशान ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ऐसे और ऐसे। ठीक है, अब देखिए जरा समझते हैं इसको, ये कैसे आया है। x अपॉन में b1 c2 माइनस b2 c1 आ गया ना, और y के केस में c1 a2 माइनस c2 a1, और 1 के नीचे क्या है? a1 b2 माइनस में a2 b1। अगर हमारे पास ये कोफिशिएंट्स हैं सबके a1 a2 b1 b2 c1 c2, और हम इस तरह से रख के उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। ये इक्वेशन 8 है, हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, फिर हम इन दोनों को कंपेयर करके x की वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों को कंपेयर करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ये तो था बेटा आपने डायग्राम से समझा। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि गिवन जो आपके पास क्वेश्चन आएगा उसको आप कैसे सोल्व करेंगे। स्टेप 1 क्या है? राइट द गिवन इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ 1 and 2।
जो क्वेश्चंस में इक्वेशंस आएंगी उनको आपने इक्वेशन 1 और 2 की फॉर्म में लिखना है। देखिए इक्वेशन 1 किस फॉर्म में थी, b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लेके आना है। कई बार क्या होता है आपको कांस्टेंट टर्म इधर दे रखी हो तो आपने सबको एक तरफ लेके आना और इक्वल टू 0 करना है, अगर नहीं कर रखा है तो। ठीक है, सेकंड स्टेप में टेकिंग द हेल्प ऑफ डायग्राम अबव राइट इक्वेशन इन 8, तो जो 8वीं इक्वेशन थी डायग्राम की हेल्प से हमें उस फॉर्म में जाना है। थर्ड, फाइंड x एंड y, फिर हमने x और y की वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट और थर्ड वन को लेके, सेकंड और थर्ड वन को लेके। ठीक है, अब आपने डायग्राम में देखा होगा कि हम कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसीलिए इस मेथड को बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि। तो ये तो था सारा बेटा बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो बेसिक के बाद अब डिस्कस करते हैं हम एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चंस को। एक्सरसाइज 3.5 फर्स्ट सम, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। इन केस अगर यूनिक सॉल्यूशन है, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अद्वितीय हल है, सिर्फ एक हल है, तो उस स्थिति में वज्र गुणन विधि का यूज करके सॉल्यूशन निकालिए। ठीक है, निकालते हैं। देखिए फर्स्ट सम x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास स्टेप 1 था, हमें इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है, ये ऑलरेडी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हम कंपेयर कर दें। फर्स्ट इक्वेशन से a1 की वैल्यू क्या आ रही है 1, b1 की वैल्यू क्या आ रही है -3, c1 की वैल्यू क्या आ रही है -3, a2 की वैल्यू क्या है 3, b2 की वैल्यू क्या है -9, c2 की वैल्यू क्या है -2। अब a1 अपॉन a2 निकाला, b1 अपॉन b2 निकाला, c1 अपॉन c2 निकाला, अगर कटते हैं तो काट दिया। हमारे पास रिजल्ट आया ये कि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के और बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। इस केस में हमारे पास होता है नो सॉल्यूशन, कोई भी हल नहीं है। सेकंड पार्ट देखिए जरा। सेकंड, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो पहले हम इन इक्वेशंस को सही फॉर्म में लिखें। 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 और 2। a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 1 है, c1 की वैल्यू -5 है, a2 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू 2 है, c2 की वैल्यू -8 है। a1 अपॉन a2 निकाला, b1 अपॉन b2 निकाला, c1 अपॉन c2 निकाला। यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारे पास क्या आ गया, a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, और यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। और अद्वितीय हल के केस में हमें हल निकालना है। देखिए जरा इसका हल कैसे निकलेगा। एक बार जरा पहले इक्वेशंस को लिख लें। क्या थी, 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। हमारे पास डायग्राम क्या था, x, y और 1 ये लिखना था। यहाँ पे b1, b2, c1, c2, a1, a2 और फिर से b1, b2, इनकी मल्टीप्लाई माइनस इनकी मल्टीप्लाई, वो x के बटे में लिखना है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू रखी b1 की, b2 की, c1 की, c2 की, फिर a1 की, a2 की और b1 और b2 की मल्टीप्लाई ऐसे ही करना था। 1 और -8 की गुना करी -8, माइनस का साइन, 2 और -5 की गुना करी माइनस का 10, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, और ये आ गया x/2। अब y के लिए c1a2 माइनस c2a1, इनकी गुना करेंगे -15, माइनस का निशान हम अपनी तरफ से लगाते हैं,
और गुना में भी माइनस है, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, ये आ गया y अपॉन 1। 1 के नीचे a1 b2 माइनस a2 b1, 4 माइनस 3 1। अब ये आ गया, इसे हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का नाम ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को बराबर रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ गई। इन दोनों को बराबर रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू आ गई और हमें यही वैल्यूज निकालनी थी। ठीक है बच्चे, तो आपके पास मेन ये फॉर्मूला लगेगा जब आपने यूनिक सॉल्यूशन निकालना है, अद्वितीय हल निकालना है। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट, 3x माइनस में 5y इक्वल टू 20, 6x माइनस में 10y इक्वल टू 40। ठीक है, पहले इन इक्वेशंस को सही फॉर्म में लिखें। 3x माइनस में 5y माइनस 20 इक्वल टू 0, 6x माइनस में 10y माइनस 40 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 और 2। कंपेयर करें, a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू -5, c1 की वैल्यू -20, a2 की वैल्यू 6, b2 की वैल्यू -10, c2 की वैल्यू -40। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 निकाला, तीनों ही बराबर आए और तीनों ही बराबर आने के केस में हमारे पास होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। और जैसे ही हमारे पास नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ जाता है, हमने क्वेश्चन को स्टॉप कर देना है। सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन के केस में हम सॉल्यूशन को निकालेंगे, सिर्फ अद्वितीय हल के केस में हम हल निकालेंगे। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। फोर्थ पार्ट, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1। 3x माइनस में 3y माइनस 15 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। a1 b1 c1 की वैल्यू निकाली है फर्स्ट इक्वेशन से, a2 b2 c2 की वैल्यू निकाली है सेकंड इक्वेशन से, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 निकाला। ये दोनों बराबर नहीं आए, ये दोनों बराबर नहीं आए मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा। और अब हम निकालेंगे हल, यहीं पे निकालते हैं। क्या था हमारे पास, x y 1, b1 और b2, ये रख दिया हमने b1 और b2, फिर c1 और c2, ये रख दिया हमने c1 और c2, फिर a1 और a2, फिर दोबारा से b1 और b2। x बटे में क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 15 तिये 45 माइनस में 7 तिया 21 इक्वल टू y माइनस का 21 और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 मतलब प्लस का 15, 1 माइनस 3 माइनस -9 मतलब प्लस के 9। तो ये आ गया हमारे पास x बटे में 24 बराबर y बटे में -6 बराबर है 1 बटे में 6। इन दोनों को कंपेयर करें, x बटे 24 बराबर में 1 बटे 6, आर पार गुना करें, 6x बराबर है 24 और यहां से x की वैल्यू क्या आ गई है 4। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करें, y अपॉन -6 इक्वल टू 1/6, आर पार गुना करें तो y की वैल्यू क्या आ गई है -1 और यही हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम यूनिक सॉल्यूशन अगर आता है तो उस सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का अब कैसे सॉल्व होगा। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b does the following pair of linear equations have an infinite number of solution? a और b के कौन से मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक सार हल हैं। हमारे पास दो इक्वेशंस दे रखी हैं और हमने कंडीशन क्या यूज करनी है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं और वैल्यू किसकी निकालनी है, a और b की। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। हमने गिवन इक्वेशन से a1, b1 और c1 की वैल्यू निकाल ली, a2, b2 और c2 की वैल्यू निकाल ली। सेकंड इक्वेशन में a और b आएंगे, आने दीजिए इनको। ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन,
अनेक हल हैं, और अनेक हल के लिए क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 के, बराबर होता है c1 बटे c2 के। इनकी वैल्यू रख दिया। फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन लेंगे, ठीक है। 2 बटे में a माइनस b बराबर है, माइनस और माइनस को तो काट दो, 7 बटे में 3a प्लस b माइनस में 2। हमने की इनकी आर पार गुना, तो क्या आया, 2 से की 6a प्लस 2b माइनस 4, 7 और a की गुना 7a, 7 और माइनस b की गुना माइनस में 7b, सबको एक तरफ ले आए। क्या आया, 6 में से माइनस 7 गए माइनस से, 2b और 7b 9b माइनस 4 बराबर में 0। यहां से या तो इस इक्वेशन को इतना ही छोड़ दीजिए, या यहां से एक क्या पॉसिबिलिटी है, हमारे पास a की वैल्यू आ रही है, ठीक है। इसे नाम दे दिया इक्वेशन 1। अब सेकंड और थर्ड को लेते हैं, इनकी आर पार गुना करते हैं। देखिए क्या आएगी, 9a प्लस 3b माइनस 6 बराबर है 7a प्लस में 7b। इन दोनों की आर पार गुना करेंगे, सबको एक तरफ लेके आए, 9a प्लस 3b माइनस 6 माइनस 7a माइनस में 7b। 9 में से 7 गए 2a, 3 में से 7 गए माइनस के 4b, माइनस 6 बराबर है 0। थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर दें, a माइनस 2b माइनस 3। यहां से भी हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2b प्लस 3, इक्वेशन 2। अब ये भी a की वैल्यू, ये भी a की वैल्यू होगी ना, दोनों बराबर, दोनों को रख दिया हमने बराबर, और यहां से हमें मिलेगी b की वैल्यू। 9b में से 2b गए 7b और 7, और b का मान आ गया हमारे पास 1। और जैसे ही b की वैल्यू आ गई, चाहे इस इक्वेशन में रख दो चाहे इस इक्वेशन में रख दो, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। रख के देख लो, चाहे b की जगह 1 रखेंगे, 2 और 3 5, b की जगह 1 रखेंगे, 9 में से 4 गए 5, ठीक है। हमें a और b की वैल्यू ही निकालनी थी। दोबारा देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में क्या किया, यहाँ पे समीकरण आपको जो दिए हुए थे उनमें एक था एक और एक था b, हमें इनकी वैल्यू निकालनी थी। सिंपली हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाले, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन लगाई। पहली दो इक्वेशन को कंपेयर किया, सोल्व किया, a की वैल्यू आई। बाद वाली दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया, सोल्व किया, a की वैल्यू आई। है तो दोनों ही a की वैल्यू, तो दोनों को बराबर रख दिया, एक आंसर आ गया। और जैसे ही b की वैल्यू को दोनों इक्वेशंस में से किसी में भी पुट किया, a की वैल्यू आ गई, और यही हमें निकालनी थी। और अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर के लिए लास्ट सम। सेकंड पार्ट देखिए, फॉर विच वैल्यू ऑफ k की किस वैल्यू के लिए विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, कि निम्नलिखित समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। अब हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, k की। पिछले क्वेश्चन में हमने वैल्यू किसकी निकाली थी, a की और b की। यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, नो सॉल्यूशन की, और वहां पे हमने क्या देखा था, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो हमें एक तरह से k की वैल्यू निकालनी है, और दो इक्वेशंस गिवन है। हम इक्वेशंस को इनकी रिक्वायर्ड फॉर्म में लिखें, प्लस का 1 इधर था, इधर ले आए माइनस का, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन होती हैं वो इस फॉर्म में आनी चाहिए, इक्वल टू 0। तो 1 को इधर ले आए और 2 के प्लस 1 को भी इधर ले आए। अब हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनकी वैल्यूज को कंपेयर कर लिया, और अब हम कंडीशन लगाएंगे किसकी, नो सॉल्यूशन की। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आगे। नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है बेटा, a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 के, बराबर नहीं होता c1 अपॉन c2 के। इनकी वैल्यूज रख दी। अब हमें k की वैल्यू निकालनी है। देखो यहां से वैल्यू निकलेंगे तब भी k की वैल्यू आएगी, बट वो कोई नॉट इक्वल टू कोई नंबर आएगा, भाई उस नंबर के बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ हम देखेंगे कि k की कौन सी वैल्यू के लिए नो सॉल्यूशन, मतलब k किसके बराबर होना चाहिए, तो हम इन दोनों को कंपेयर कर देंगे, ठीक है। 3 अपॉन में 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन में k माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3k माइनस 3 2k माइनस 1। हमें तो k की वैल्यू निकालनी है, तो k को एक तरफ ले चलते हैं,
बाकी टर्म को दूसरी तरफ ले आते हैं। k इक्वल टू 2, k की इस वैल्यू के लिए गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या आ जाएगा आपके पास, नो सॉल्यूशन रखेगा। ठीक है, कई बार ऑप्शंस में क्या होता है, नॉट इक्वल टू वाले भी ऑप्शन आ जाता है, तब आप इन दोनों को कंपेयर करके निकाल सकते हैं और इन दोनों को कंपेयर करके निकाल सकते हैं। बट फिलहाल हमें बताना था कि k की किस वैल्यू के लिए नो सॉल्यूशन आएगा, तो k इक्वल टू 2 के लिए नो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है बेटा, आज के इस लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में से नोट्स हैं, नोट्स ले लीजिएगा और अपनी फेयर नोटबुक मेंटेन कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।